जैसे मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है या कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी का जो मास है वो क्या है, एम है, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी क्या हो गया, मास ऑफ अ बॉडी इज स्मॉल एम किलोग्राम। ये मास ऑफ अ बॉडी हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे सरफेस पे रखी हुई है। अब इससे पहले तो क्या करते थे अपन, क्या लेते थे, स्मूथ सरफेस लेते थे, है ना। अभी हमें जो सरफेस लेनी हो, कैसे लेनी है, रफ सरफेस। जैसे मान लो कि साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल चलती है तो जो उसका टायर है, टायर किसके कांटेक्ट में आता है, सड़क के, रोड के सरफेस के कांटेक्ट में आता है। तो रोड की सरफेस जो होती है वो क्या करती है, उस टायर का यानी जो साइकिल का मोशन हो रहा है उसको क्या करती है, वो रजिस्ट करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन कौन ऑफर कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कौन ऑफर कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है उस साइकिल पर या उस साइकिल के टायर पर, वो सरफेस अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो जो वो सरफेस है वो जितनी ज्यादा रफ होगी, ये तो आपने वैसे भी खुद ने भी फील किया होगा ना, अगर कोई रफ सरफेस है उस पर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो ज्यादा जल्दी रुकेगी, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इज अ रजिस्टिंग फोर्स विच रजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। कोई भी दो बॉडीज है वो एक मोशन में है, अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को रजिस्ट करती है, और जिस फोर्स से वो रजिस्ट करती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया नहीं आया, यस करते जाना है ना, समझ में आ जाएगा, यस सर। ठीक है। जैसे अपन ये मान ले कि एक सरफेस है, ये सरफेस है, जैसे ही मैं डैश डैश कर दूं तो मान लेना ये फ्रिक्शनल सरफेस यानी रफ सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पर एक सरफेस तो ये हो गई, और दूसरी सरफेस, दूसरी क्या हो गई, ये बॉडी, यानी कि ये जो मास एम है, ठीक है। तो ये मास एम की सरफेस हो गई। अब रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि या तो दोनों ही मोशन कर रहे हो या कोई एक मोशन कर रहा हो, ठीक है। जैसे अपन ये मान ले कि सरफेस तो रेस्ट में है, जैसे कि रोड हो गया, तो सरफेस तो रेस्ट में हो गई, ठीक है। बट ये जो बॉडी है ये जो है मोशन कर सकती है यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में मोशन कर सकती है। और मान लो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना, एफ है। एफ क्या है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो रजिस्ट ये फोर्स, इस फोर्स को तो अपन बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, क्या बोलते हैं इसे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड। अपन अप्लाई कर रहे हैं, ये होता है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो हमेशा जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी भी उसी तरफ मोशन करेगी, ठीक है। तो बॉडी जिस यस तरफ सर। मोशन करती है उसके जस्ट अपोजिट जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यानी कि अगर ये राइट साइड में बॉडी जाएगी, मोशन अगर राइट साइड होगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका राइट साइड है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट, इस तरह से, ये आपका होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया है, ठीक है। और ज्यादा इसके अंदर क्या आएगा, इसका जो है नीचे की तरफ इसका वेट आ जाएगा, वो क्या आएगा, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी। और ये सरफेस इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी आर, तो ये आ जाएगा आर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ यस में आई सर। है ना। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है यहाँ पर, केस ए, केस ए, केस ए क्या हो सकता है कि आपने फोर्स अप्लाई करा व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, यही वाला केस है। मान लो बॉडी रेस्ट में हो और आपने एफ फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। तो उस केस में ये जो केस है इसमें जो एफ होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बाकी तो फोर्स। आपको मैंने थ्योरी दी है और वो लेक्चर है तो वहां से आप देख लेना, मैं बस शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। तो ये जो होगा फोर्स, ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये जो एफ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये एफ फोर्स अप्लाई करने पर भी ये बॉडी जो है वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को किससे बताते हैं, एफ एस से, ठीक है। अब एक जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसका एक रूल होता है, और रूल क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, फ्रिक्शन। ठीक है। और इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को बताते हैं म्यू एस से। म्यू मतलब ये इसका सिंबल है,
और एस मतलब स्टैटिक। समझ में आ रही है बात? तो यहां से हमारे Yes, पास sir. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस और आर। ठीक है, तो ये एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या है, तो फोर्स ही है। तो जैसे आप अपन अभी तक स्टडी करते हुए आ रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक की कंडीशन लगा देना, फोर्सेस को बैलेंस कर देगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह ये फॉर्मूला लगा देना, एफ इजिकल टू म्यू आर। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी होगी इस डायग्राम से देख के बताओ कि आर की वैल्यू कितनी है, बोलो आर की वैल्यू कितनी है इस डायग्राम से। बॉडी आपकी ये रेस्ट में है, क्या यहाँ मैंने बताया mg. रेस्ट में है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एम जी। आर इज इक्वल टू एम जी। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बन mg. जाएगा, म्यू एस एम और जी। समझ में आया नहीं आया? तो आपको तो ये फॉर्मूला याद Yes, रखना sir. है, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट अब ये बात बताई है। पहली चीज तो ये बताइए कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है या मोशन करने वाली है, अभी ये कौन सा केस है, इसमें बॉडी मोशन कर रही है या करने वाली है, ये कौन सा केस है, करने वाली है. करने वाली है। तो करने वाली है तो इसका मतलब अभी करी तो नहीं है, तो मतलब अभी तो ये स्टैटिक में ही है, यानी कि रेस्ट में ही है ना। Yes, sir. तो रेस्ट में है तो आपने ये लगा देना है। ठीक है, तो कुछ बातें, एक तो ये हो गई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इन विच द बॉडी इज टेंड्स टू मूव, जिसमें डायरेक्शन में बॉडी चलने वाली है या जिसमें बॉडी चल रही है उसके अपोजिट होता है हमेशा ही। और विद अलोंग द सरफेस होता है, आप ये देखो अलोंग द सरफेस है। इसकी बात की जाए तो ये तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर मैं कहूं कि भाई आर जो है नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे जो वेट है एमजी वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। पर ये जो स्मॉल एफ लगा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है, ये हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है। ठीक है, या इसको टेंजेंशियल भी कह सकते हो आप। समझ में आ गया? ये सब मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया हुआ है, आप वहां से नोट्स देख लेना। ठीक है, अब अगर बॉडी रुकी हुई है तो जो कौन सा फ्रिक्शन जो आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ये आ गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी सरफेस नहीं आ रही है। सरफेस या एरिया कहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में, कहीं भी नहीं आ रहा। देखा आपने, इसमें एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है Sir. आपकी आर, और एक अब आपका आ रहा है म्यू। तो म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, रफनेस पर, यानी कि आपकी सरफेस कितनी रफ है। ठीक है, रफ मतलब जैसे वुड की सरफेस हुई तो वुड की सरफेस ज्यादा रफ होगी। ऐसे अगर ग्लास की सरफेस हुई तो ग्लास की सरफेस कम रफ होगी, ऑलमोस्ट स्मूथ होगी। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे कि वुड की सरफेस जो है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी रफनेस ज्यादा है। ग्लास वाले केस में कम होगा। समझ में आ रही है बात? एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना एरिया कांटेक्ट में है इस पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, बात समझ में आई, है ना? अब हम इसका सेकंड केस लेते हैं, केस बी। Was. हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लेते हैं Yes, केस। sir. अब केस बी क्या होगा, केस बी में अभी तो व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट था, अब हम केस बी लेते हैं व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, जो बॉडी है वो आपकी किस में है, मोशन में है। तो मोशन में ऑब्वियसली किधर होगा इसका एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में मोशन करेगी। ठीक है, तो उस Yes, केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं एफ के। एफ के मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, काइनेटिक kinetic. फ्रिक्शन। और लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलो, बात एक ही है ना। तो जनरल लैंग्वेज में अपन काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन बोल देते हैं, होता फोर्स ही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगेन जैसे यहाँ पर जो वैल्यू कांस्टेंट थी उसको क्या बोल रहे थे अपन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन, कोफिशिएंट ऑफ, Kinetic friction. बस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू के से। तो आप देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ के इजिकल टू कितना आ जाएगा, म्यू के आर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? Yes. आसान है, कहा बताओ अभी तक क्या दिक्कत आई, कुछ लग रहा है आपको कि इसमें कुछ हार्ड है? एक ही फॉर्मूला याद No, करना है, sir.
न्यूमेरिकल के लिए तो इतनी चीजें याद भी नहीं रखनी, न्यूमेरिकल के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, और दूसरा इसका फॉर्मूला एफ इजिकल टू म्यू आर होगा। अगर रुका हुआ है रेस्ट में तो एफ इजिकल टू म्यू एस आर कर देना, और अगर चल रहा हो तो म्यू के आर कर देना। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर आर की वैल्यू देखी जाए तो आर की वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, आर की वैल्यू तो वही आएगी म्यू के एम जी। ये लो, ये आ गया फॉर्मूला, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यस सर। अब मैंने आपको एक ग्राफ बना के बताया था, एक ग्राफ बनाया था हमने, उसमें क्या करा था, इस तरीके का ग्राफ मुझे ध्यान है आपने अटेंड करी थी क्लास। यहाँ तो आपका अप्लाइड फोर्स था और यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स था, ये ओ था, बनाया था ना एक ऐसा ग्राफ। ठीक है सर इसमें आपने mg क्यों रखा, रिएक्शन फोर्स स्टैटिक थोड़ी है। आर इजिकल टू एम जी का आएगा। देखो वाई एक्सिस पर तो स्टैटिक ही है ना, मोशन वाई एक्सिस पे थोड़ी हो रहा है, वाई एक्सिस पर हाँ तो यस। स्टैटिक ही है ना। तो ये ग्राफ बनाया था हमने। देखो होता क्या है कि जब हम किसी बॉडी पर मान लो फोर्स लगाते हैं, तो इनिशियली आप जब तक वो बॉडी मोशन नहीं करेगी जब तक आप फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर लेते। समझ में आ रही है बात? आप जब तक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करोगे तब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि आपका ये फ्रिक्शन जो है वो रजिस्टिंग फोर्स है। मान लो आपने इस पॉइंट पे फ्रिक्शन को ओवरकम करा यहाँ पर, तो ओ से लेके ए तक का जो पार्ट है वहां इस ए पॉइंट पे जो एफ एस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम होता है। समझ में आ रही है बात? आप यहां से फोर्स लगाना चालू करोगे ओ से लेके ए तक, तो इस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये जगह जो है यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन करोगे उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको देगा। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, एफ इजिकल टू म्यू आर, इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, अब अगर आपने एक बार फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, माने कि आपने इतना फोर्स लगा दिया कि फ्रिक्शन से भी ज्यादा कर दिया, तो फिर ये बॉडी किस में आ जाएगी, आपकी मोशन में आ जाएगी, है कि नहीं? यस और सर। बॉडी जब मोशन में आ जाएगी तो ये मान लो ये मोशन में आई, तो इस तरह से मोशन में आ गई, तो इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। तो ओ से लेके ए तक जो है, ओ से लेके ए तक तो क्या हो गया, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? ओ से लेके यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और बी से लेके सी तक ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ओ से लेके ए तक जो है वो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है और चेंज होता जा रहा है। जबकि आप देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। इसके अलावा जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, यही